हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। इस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर और 110% ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता। देखो प्यारे बच्चों, हमारा इस बार का टारगेट क्या है कि पूरे बोर्ड में 98% लाकर टॉपर बनना है। ठीक है, 98% लाकर हमें टॉपर बनना है। इतना लाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो हर बार टॉपर को जन्म देता है, यानी हर बार एक टॉपर जरूर से जरूर निकालता है। आप किसी भी टॉपर से अगर इंटरव्यू सुनोगे तो उसमें अरिहंत लेक्चर चैनल का नाम जरूर आता है। तो ये जो चैनल 110% हर बार टॉपर देता है, हर बार बच्चों को टॉपर बनाता है। इसलिए ये टॉपर बनाता है क्योंकि मैं जो आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करता हूँ, जिस वजह से मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर वायरल और कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा। वही इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बताता हूँ। 110% ये पेपर बिल्कुल वायरल है। अगर इस पेपर को आप पूरा देख लेते हो ना तो आपके अंदर समझो तो आपकी 90% पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और आपको 98% बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये है 2025 विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर और आपको ना अब 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में देना है, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। देखो सबसे पहले 824 IM जो है बिल्कुल वायरल पेपर का कोड है। ये 2025 विज्ञान का पेपर है। 931 आपके साइंस का पेपर है, कोड है। और सबसे पहले जब भी आपको ये पेपर मिलता है, ठीक है, ये जो पेपर आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अपने अनुक्रमांक भरने पड़ेंगे एंड यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो चीज़ें भरनी पड़ेंगे। एंड यहाँ पे आपको समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। 3 घंटे जो होता है प्यारे बच्चों आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आपको सिंपली प्रश्न पत्र को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। एंड साइंस की कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर आपको किस टाइप से देना है ताकि आपके एक भी मार्क्स कटे ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने 70 मार्क्स का करके आया है, 50 मार्क्स का करके आया है, बट उनका जब रिजल्ट आता है तो 40 या 30 नंबर ही आता है। वो क्यों आता है, उनके नंबर कहाँ पे कटते हैं, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। और सबसे पहला तो इसमें पूर्णांक आपको 70 मिलता है एंड 30 नंबर आपके विद्यालय की तरफ से मिलता है, जो कि प्रैक्टिकल के रूप में और बाय प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे निर्देश नंबर पहला दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। अब खंड अ में किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे वो भी चीजें भी आगे दे रखा है। खंड अ तथा खंड ब में 3 उपखंड है, उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग। ठीक है, आपका जो साइंस वो 3 पार्टों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो इसीलिए ये 3 उपखंडों में खंड क को बांट दिया है, में विभाजित है। प्रत्येक पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें सही विकल्प वाले का चयन करके आपको ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को हमें पूर्ण रूप से भरना है। इतना काम हम कर लेंगे। खंड अ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है और खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न दिया गया है और खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड को नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। और ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न को करने आपको अनिवार्य है। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे मिलता है खंड अ, जिसमें आपको मिलता है बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड अ में सबसे पहले आपको मिलता है उपखंड क। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा 20 मार्क्स का है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का बहुविकल्पी है जिसमें उपखंड क, ख और ग है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे दे प्रोवाइड करना है, जो कि बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें 20 क्वेश्चन के लिए आपको समझ जाओ कि 20 60/20, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 3 मिनट का समय देना है। अब आपको यहाँ पे एक सबसे पहला क्वेश्चन, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दे रखा भाई, सेमी है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस जानते हैं हम एफ बराबर होता है R/2। अब इस आर की वैल्यू कितना है भाई? आर की वैल्यू दे रखा है 30 सेमी। ठीक है, तो इसी आर की जगह पे इस 30 को हम रख देंगे तो 30/2 और इससे कट जाएगा, आ जाएगा आपका 15 यानी 15। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि 15 सेमी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जब न लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र C और प्रथम मुख्य फोकस F1 के बीच जब वस्तु को आप रखोगे तो आप देखोगे उस उत्तल लेंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, यानी पीछे बनेगा। हम केवल आभास कर सकते, सीधा बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी वस्तु से बड़ा हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन तीसरा है क्वेश्चन कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे वोल्ट मार्कर आएंगे, कोई वाट मार्कर आ जाता है, कोई कुछ भी मार्कर चलाता है, ठीक है। तो ध्यान क्या देना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये छपा होता है, इस वजह से आपको इन सभी पेपर को तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, भूलना मत लाइक। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक करना लास्ट में भूल जाते हो। वोल्ट, वाट, किलोवाट, घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ये किलोवाट घंटा है, ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं, जो नापना आप कहते हो। विद्युत जनित्र द्वारा, विद्युत जनित जो था ये खुद का ऊर्जा उत्पन्न करने का युक्ति है। धारामापी द्वारा, अमीटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, अब जानते हैं कि धारा है तो धारा का मापी धारामापी के द्वारा किया जाएगा, नहीं, अमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर मीटर के पावर -2, 1 गॉस 10 के पावर -4 वेबर मीटर का इनवर्स वेबर। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये जो है ना 1 वेबर मीटर का इनवर्स के पावर 2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन छठा नंबर आ जाता है। छठा नंबर है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल है कि अगर आप इसका 2 फार्मूला है आप पढ़ोगे 10th में, तो आपका आर बराबर ये निकलता है n का स्क्वायर r, ठीक है। और एक जो फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है, जैसे r बराबर रोह इंटू एल बाई ए, ठीक है। ये शॉर्ट फार्मूला, ये लॉन्ग फार्मूला है। अब यहाँ पे r बराबर रोह इंटू एल बाई ए, ये अगर हम उसकी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक, ये प्रारंभिक लंबाई है और प्रारंभिक लंबाई की कितना कर रहा है, तिगुना कर देते, ये आर डैश हो जाएगा। रोह इंटू यल का मतलब एल है, प्रारंभिक लंबाई यल है, उसका कितना कर दिया, तिगुना, यानी 3 का मल्टीप्लाई एल में कर दिया, तिगुना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3l अपान रोह इंटू एल बाई, ठीक है। आर बराबर रोह इंटू एल बाई ए मतलब आपका क्या है, क्षेत्रफल है, जिसे आप एरिया बोलते हो। तो ये 3a हो गया। और रोह इन आर बराबर रोह, ठीक है, इंटू एल बाई ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो आर डैश बराबर आर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। आर डैश बराबर R3, यानी पहले प्रतिरोध का ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 7वां नंबर क्वेश्चन कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, रेटिना पर, ठीक है। तो देखो जो आपके मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, बट आपका माइंड जो है उसे सीधा आपको दिखाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है उपखंड ख, जिसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। हमने बताया कि आपका साइंस जो है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संयोजकता होती है, जैसे कार्बन हो गया, इसमें कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। कितनी होती है भाई, 4 होती है, 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें ये 9वां नंबर की कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है CaPO3 का होल ट्वाइस CaPO4 Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaP2O4, ठीक है। अब देखो कैल्शियम मतलब Ca हो जाएगा, फास्फेट का सूत्र हमें अगर पता रहेगा तो हम करेक्ट मार देंगे, क्योंकि कैल्शियम तो सभी में है भाई। यही चीज़ें देखो बोर्ड एग्जाम में फंसा कर पूछता है।
तो आपका CaPO4 का होल ट्वाइस, यहाँ पे है PO3 का होल ट्वाइस है। तो बहुत सारे बच्चे इसको पहले इसी को देख लेंगे, इसी को करेक्ट मार के चले जाते, इसी में आपको गलती हो जाता है, ठीक है। और बाद में जब आप क्वेश्चन पेपर मिलाओगे तो कहोगे यार CA3PO4 का होल ट्वाइस होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण BaCl2 यानी जलीय प्लस H2SO4 यानी जलीय BaSO4 ठोस प्लस 2HCl का निर्माण करते हैं, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे ये देना है कि आपको अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है, ये इसका अवक्षेपण कर दे रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा धातु है, यानी मुद्रा किस प्रकार की धातु है? ZnAl Mg ठीक है, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सिल्वर। तो मुद्रा जो धातु होता है वो किस टाइप का धातु होता है? आपका Ag सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का धातु होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है? 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो आप ध्यान दोगे जो आपका 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय? जो 0 होता है वो क्या होता है? जो 7 से नीचे होता है वो क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे 12 का आपका हो जाएगा 5.2, ठीक है, यानी 7 से नीचे है, तो बताओ आपका अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जरूर बताना है ताकि आपका भी प्रिपरेशन होता रहेगा, इसलिए मैं एक आध चीज़ें आपके मत्थे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक सूत्र है, जिसे आप जंग, जिसे आप मूर्छा अपने शब्दों में कहते हो कि मूर्छा लग गया है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3, Fe2CO3, Fe2O3 इंटू H2O, Fe2CO3 इंटू H2O। तो देखो जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका Fe2O3 और H2O होता है। जब तक ये H2O के संपर्क में, जल के संपर्क में नहीं आएगा, नमी के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक किसी भी लोहे में जंग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो गया। यहाँ से आता है उपखंड ग, जिसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे रंग की दिखाई देती है। क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा ही तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही जो वो भोजन बनाती है, क्लोरोफिल के कारण जो पत्ती हरे रंग की दिखाई देती है, तो ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, हरा कलर। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में भूड़ को पोषण मिलता है, यानी मानव की, ठीक है बच्चों, की मानव में को भूड़ को पोषण कैसे मिलता है? जब मानव का भूड़ बनता है तो उसको पोषण कैसे मिलता है? अंडाशय से, प्लेसेंटा से, ब्रिक से, फेलोपियन ट्यूब से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जो मिलता है पोषण भूड़ को, वो प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? फफूंदी, फीताकृमि, ईस्ट, मनी प्लांट। तो यहाँ पे आपका जो मनी प्लांट हो जाएगा ये विषमपोषी नहीं है और बाकी सभी विषमपोषी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी जो डबल है, त्वचा है, फेफड़े है, आहार नाल है कि ब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिक। ब्रिक आपके शरीर में 2 ठो है, ठीक है, ब्रिक जो है वो आपके शरीर में 2 है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है, यानी पादप यानी पौधा में जाइलम का क्या कार्य होता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन। तो ये जो आपका पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? वो आपका होता है जल का संवहन करने का काम होता है। क्या होता है? जल का संवहन करने में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 19 नंबर। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY तो होता है कि XX होता है कि X की Y होता है? अब देखो यहाँ पे अब मादा का अलग होता है और पुरुष का अलग होता है। तो XY जब भी आपको दिख जाए तो आप समझो कि वो बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है।
ठीक है। तो एक्स वाई जब आपको डॉक्टर को यही चीज़ें देखता है एक्स है कि वाई, तभी वो बता देता है कि लड़का है कि लड़की, यानी लिंग के गुणसूत्र का यह अध्ययन करना कहलाता है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि टी.एच. मॉर्गन के आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए गए थे? घरेलू मक्खी, बालू मक्खी, फल मक्खी कि सीसी मक्खी? ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टी.एच. मॉर्गन थे वो अपने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए गए थे? तो वो किए थे आपके फल मक्खी पर। किस पे? फल मक्खी पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाता है आपका खंड ब, जिसमें आपको देखने को मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। ये होता है आपको 50 मार्क्स का, और इसका आंसर आपको आंसर शीट पे, ठीक है, इसका आंसर जो होता है आपको आंसर शीट पे राइट करना होता है। अब इसके लिए आपको 50 अंक मिलते हैं, और यहीं से बच्चे अपने नंबर गंवाना भी शुरू करते हैं और अपना नंबर को बढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है? सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है, दूरदृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले तो आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, उससे भी पहले आपको डालना है उपखंड क, उससे भी आपको पहले डालना है खंड ब, खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, फिर डालना है उपखंड क, उपखंड के बाद डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। फिर है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसको डाल देना दूरदृष्टि दोष हेडिंग, पूरा लिख देना है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया नादू। ठीक है। इसका उपयोग कर कर आप कभी नहीं भूल पाओगे कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसको किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? संशोधित करने के लिए आपको पूरी इमेज बनाना पड़ेगा आई का। ठीक है। आई का इस तरह से इमेज आप बना दोगे, एंड आपको यहाँ पे जो उत्तल लेंस है इसको आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लगाने के बाद उत्तल लेंस को इस तरह से लगाएंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे, और यहाँ पे एक चश्मा में ही उत्तल लेंस लगा दिया जाता है जिससे उनकी दूरदृष्टि दूर हो जाती है। आवश्यक किरण आरेख बनाकर इसको पूरी डिटेल्स में आपको समझानी है। 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी है। अब यहाँ पे फोकस एफ की वैल्यू दे दिया, दूरी यू की वैल्यू दे दिया, रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हमको इससे क्या पूछा है? प्रकृति तथा इसकी स्थिति हमसे पूछ रखा है। अब हमें इसको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फोकस दे रखा है, यहाँ पे फोकस एफ की वैल्यू कितना है? 10 सेमी। एफ बराबर 10 सेमी। ठीक है। एफ बराबर एक सूत्र होता है अरूध, अरूध। ठीक है। इसका मतलब होता है कि अवतल दर्पण में ऋणात्मक फोकस लिया जाता है और उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा दर्पण है? अभी लेंस है। यहाँ पे अभिसारी एक वस्तु 10 सेमी दूर रखी, किरण बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एफ बराबर आपका 10 सेमी हो गया और दूरी यू बराबर -25 सेमी दे रखा है। अब देखो दूरी को हर समय माइनस में लेते हैं तो इसीलिए 25 दे रखा है, लेकिन हम इसको -25 लिखेंगे। हमसे भी की वैल्यू पूछ रखा है, यानी भी बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं प्रतिबिंब की स्थिति तथा ये लेंस की बात है तो लेंस बराबर हम जानते हैं 1/f बराबर 1/k भी माइनस 1/k u। ठीक है। तो f की वैल्यू कितना है? 10 है, तो 1/k f के जगह पे क्या रख देंगे? 10 बराबर 1/k भी की वैल्यू नहीं दिया है, माइनस 1/k u की वैल्यू -25 है, तो यहाँ पे -25 हम पुट कर देंगे। अब हमारा क्या बन गया? 1/k 10 बराबर 1/k भी, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/k 25। अब क्या होगा? 1/k भी अपने जगह पे रहेगा और ये प्लस 1/25 है तो बराबर की इधर आएगा तो पक्षांतर के नियम के अनुसार ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/k 10 माइनस 1/k 25 बराबर 1/k भी। ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे? 25 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 25, 10 का इधर कर देंगे माइनस का 10, अब इधर कर देंगे तो 250 हो जाएगा। बराबर में क्या है? 1/k भी है तो 1/k भी लिख देंगे। अब आपका क्या हो जाएगा? 1/k, अब 25 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 15, बट्टे में है 250 बराबर 1/k भी। अब जब हम भी को उल्टा कर देंगे, 1/v को v/1 करेंगे तो ये भी वैल्यू उल्टा हो जाएगी। ठीक है। ये हो जाएगा आपका v बराबर 250/15। अब 15 से इसको आप काट सकते हो। ठीक है। पहले सिंपल हम छोटा छोटा आपको काट ले, 3 5
15 5 बार में, और ये हो जाएगा आपका 3 छक्के 18, 3 से 3 8 24, एक बचेगा, ये 5 ही काट रहे हैं, ठीक है, 5 3 15, और ये 5 बचे के 25, 50 बार में कटा। अब हमारे पास 50/3 हो गया, 50 को हम काट सकते हैं, 3 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम एक बार में कटेगा, बचेगा 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, इस तरह से 16 पॉइंट इस तरह से सेमी आया जाएगा भी का वैल्यू, ठीक है, 16.66 सेमी, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको 50/3 भी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको काट कर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भी की वैल्यू हमें पता होगी। अब है कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर समांतर में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके लिए सिंपल आपको व्यंजक प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, दो बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट है तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, विद्युत मेंस की कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध तथा उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं P बराबर होता है I इंटू भी, ठीक है। अब इसी के मान से हमें इसी फार्मूले से पूरे को निकालना है। अब यहाँ पे वाट की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे भी की वैल्यू निकाल देना है। सबसे पहले तो आपको आई की वैल्यू निकालना है। I1 बराबर हो जाएगा आपका P/V, ठीक है, P/V। पी की वैल्यू कितना है, 100 वाट है, 100 वाट। भी की वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको 10/22 भी आप लिख सकते हो, और I1 I2 की भी वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे I2 की भी वैल्यू निकाल दो। I2 की वैल्यू क्या है, P के जगह पे 60 है और V की जगह पे 220 वोल्ट है, जीरो से जीरो कट गया, P बराबर I इंटू भी होता है, ठीक है, P बराबर I इंटू भी। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/P, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे P बराबर I इंटू भी। तो जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो ये V/P हो जाएगा, I बराबर V/, ठीक है, V/P। देखो इसको सिंपल मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें I1 निकालना है, I1 बराबर होता है V/P, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर I इंटू भी फार्मूला होता है। जब हम I का वैल्यू निकालेंगे तो P/V हो जाएगा, I बराबर P/V। तो यहाँ पे से आप I1 I2 निकाल लेना। ये क्वेश्चन आप अभी नहीं पढ़े हो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे I1 I2 निकाल लेना है, उसके बाद R की वैल्यू I1 I2 को ऐड कर लेना है, इसके बाद R की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप अथवा में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, समानांतर के लिए 0, लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे, ठीक है। I बराबर हम जानते हैं क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। थीटा का समांतर हो तो 0 रखेंगे, और जब लंबवत हो तो 90 अंश रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें निकालना है, इसका पूरा किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी चीज़ें, ये 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा। अभी ये चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, ये पूरी पेपर भी मैं अभी बता दूंगा। उपखंड ख में आपको मिलता है केमिस्ट्री। द्रव्य निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का कारण देते हुए लिखिए, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आक्सीकारक तथा अपचायक कौन कौन से पदार्थ है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो ये आपका जलीय आक्सीकारक है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग को लिखना है। कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए, ठीक है। कास्टिक सोडा तो जानते हो आपकी वो धामन सोडा बनाने का काम आता है, मतलब कि कपड़ा धोने के लिए कास्टिक का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम आता है, ठीक है, और भी चीज़ें के काम आता है। प्लास्टर जो बांधते हो तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बांधा जाता है। छठवां है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेथ, एक तो कार्बन है तो ये, और OH समूह जुड़ा हुआ है तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और ये क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि ये दूसरे नंबर पे एक कार्बन दो कार्बन, तो 2 कार्बन पे कट जुड़े हैं, यहाँ पे 2 ठो आपका मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 2 और 1 2 3 4। अगर आप इसको पढ़ोगे 1 2 3 4, चौथे पे क्या है, एक 4 पे भी है, 1 2 3 है तो इसको ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्राई। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राई, क्या है, तीनों मेथिल है तो ट्राई मेथिल, ठीक है।
ट्राई मेथिल। और पूरा कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 5 को पेंटेन लिखते हैं, 6 टू रहता तो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे 2 ठो लगा है, यहाँ पे मेथिल 2 2 4 पे भी 1 ठो लगा है, ट्राई 3 ठो है तो ट्राई लिखेंगे, मेथिल पेंटेन। तो ये आपका आईपीएससी नेम हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केमिस्ट्री से ही है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अपक्रिया, सजातीय श्रेणी, दहन अपक्रिया। 2 2 2 प्लस 1, ठीक है। 2 नंबर का, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है। और अथवा अगर ये क्वेश्चन हल करते हो तो 1 नंबर इसको भी मिल जाएंगे। देखो आप चाहो तो ये करो, या तो चाहो तो ये करो। 6 नंबर का ये भी है, 2 2 4 2 6, एक 7 का ये, 6 नंबर का ये है, ठीक है। ये 6 ही नंबर का होगा। एथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन, एथेनॉल के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद है उपखंड ग, जिसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, ठीक है। डायफ्राम मनुष्य के अंदर पाया जाता है। जब आप इमेज देखोगे मनुष्य का तो इस तरह का कुछ डायफ्राम आपका बना होता है, ठीक है। इस तरह से फेफड़े के बिल्कुल नीचे ही डायफ्राम इस तरह का बना होगा। तो क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये फेफड़े सीने के नीचे पाया जाता है। पुनर्भवन यानी पुनर्जनन को 2 उदाहरण देकर समझाइए। मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। मानव और मादा दोनों के नर जनन तंत्र का चित्र अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। 110% एक का आएगा। अथवा अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर के अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये आएगा, ठीक है। छपा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि पुष्प का आप संरचना एवं उसके अनुदैर्घ्य का काट का चित्र अच्छी तरीके से बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विक्राणु नेफ्रॉन, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन। किन्हीं 2 पर लिखना है, जो भी आपको आए। सौर ऊर्जा सबसे ईजी है, प्राकृतिक संसाधन भी है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में नदी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो मानव लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ये भी कर सकते हो, 6 मार्क्स का। इतना ही आप तैयार कर लेते हो तो आपको 70 में 70 मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको इसके अलावा 3 पेपर मैं और कराऊंगा, ठीक है। 3 पेपर साइंस का, उनको तैयार कर लेना। अगर उनको तैयार कर लेते हो, उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे और आपके 70 में 70 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।